अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम साजिद तारिक है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 के लेक्चर नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर को कम्प्लीटली रीड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक हम कम्प्लीटली रीड आउट नहीं करेंगे हमें नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अपनी वर्डिंग में पेपर को कभी भी अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो हमने जो आज डिस्कस करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आती ही आती हैं। आज के लेक्चर जैसे कि लेक्चर नंबर 7 है और यहाँ पर बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आप लोग के फाइनल टर्म के यहाँ से MCQs आते हैं, ठीक है, और मिड टर्म के भी MCQs बनकर आ जाते हैं और एक नंबर का एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का वो लाजमी तौर पर आ जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर लाजमी तौर पर आप लोग का आ जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर MCQs लाजमी तौर पर बनकर आते हैं। तो आप लोगों ने लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आप लोगों ने लेक्चर देखने के बाद अपने हैंड आउट को लाजमी तौर पर रीड आउट करना है, क्योंकि आप लोग जब रीड आउट करते हैं अपना हैंड आउट तो आप लोग को ये सेल्फ सेटिस्फिकेशन हो जाती है कि आप लोगों ने जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है वो आप लोग को याद हो गया है और आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि आप लोग एक सब्सक्राइब करने से मुझे ये होता है कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो मैं लेक्चर्स बना रही हूँ, वाकई में इन्फॉर्मेटिव रहे हैं और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ हाईलाइट करती जाऊँगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आप लोग को साथ साथ ही बताती जाऊँगी कि स्टूडेंट्स ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में आ सकती हैं। इसके 80% to 100% तक चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर आज हमने जो फर्दर डिटेल्स के साथ रीड आउट करना है वो है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी आ जाएगी, इसमें हकीकत आ जाएगी एक, ठीक है। और उसके बाद हम क्लैरिटी को डिस्कस करेंगे, वाजिया तौर पर जो चीज़ होती है उसको डिस्कस करेंगे, कॉन्सिसनेस को डिस्कस करेंगे, हम सलाह को एंड और हम कोहेरेंस को डिस्कस करेंगे और हिम्मत को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इन चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर। तो यहाँ पर जो क्लैरिटी आ जाएगा, यहाँ पर हमारी जो आउटलाइन है, तो आउटलाइन में क्या चीज़ें आ गई हैं, क्लैरिटी आ गई है, स्ट्रक्चर क्लैरिटी आ गई है, स्टाइलिक क्लैरिटी आ गई, कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी आ गई। तो ये चीज़ें हम लोग ने आज यहाँ पर रीड आउट करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसकी यहाँ पर डेफिनेशंस भी आएंगी। तो वो है एग्जाम्पलीफिकेशन, यहाँ पर एग्जाम्पलीफिकेशन की आ जाएगा, ठीक है। एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्ट्रास्ट, डेफिनेशन, एनुमिरेशन और डिस्क्रिप्शन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के आज के टॉपिक में। तो ये इनकी आप लोग की क्या कहते हैं कि डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो ये हम आज डिटेल के साथ भी मज़ीद पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को और साथ में हम लोग इसको ये आप लोगों ने डेफिनेशन बिल्कुल लाजमी तौर पे याद कर लेनी है इन टॉपिक्स की, क्योंकि यहाँ से आप लोग का MCQs बनकर आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो क्या चीज़ आ जाएगी, वो आ जाएगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो असरअंदाज करने वाली हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन है, बातचीत है, करेक्टरिस्टिक्स है, तो वो असरअंदाज करने वाली जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है उसमें जो गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन जो सी हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, तो उसको हमने पढ़ना है। उसमें एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है, जो दुरुस्त है, ठीक है, वो आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा, वाज़िया तौर पर क्लियरनेस, क्लियर आप कह सकते हैं, साफ कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्साइज कह सकते हैं, जामिया कह सकते हैं, ठीक है, कोहेरेंट आ जाएगा, अप्रोप्रिएट आ जाएगा, अप्रोप्रिएट मुनासिब को कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स की जो इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारी आ जाएगी। तो इसको हमने पढ़ना है। ये यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आगे एक्यूरेसी से हम जब पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो दे देती हूँ क्या कि आपको पता हो कि आपके इस हैंड आउट में, आपके इस लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस की गई है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पर बात क्या डिस्कस की गई है। इन द प्रोज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दीज क्वालिटीज़ आर समटाइम्स डिफिकल्टी टू अचीव। नॉट ओनली टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपेंड हैवली ऑन स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज, but they also make extensive use of number and graphics. Consider the example given below. अच्छा, यहाँ पर अब बात क्या की गई है, यहाँ पर बात की गई है जो हमारी साइंस है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के जो नसर में आप कह सकते हैं, क्वालिटीज़ में कह सकते हैं, उसकी जो खसूसियात को जो हासिल करना होता है वो कभी कभी मुश्किल पे होता है, डिफ़िकल्ट होता है अचीव करना, उसको हासिल करना। ना सिर्फ साइंस है और टेक्नोलॉजी है, उसकी जो खसूसियात हैं, ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड उसकी कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, उसकी खसूसियात जो आ जाती हैं
वो तसव्वुरात और इस्तिलाहात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। और उसके बाद बल्कि वो एतदाद और ग्राफिक्स का भी वसी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ज़ेल यहाँ पर मज़ीद इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में भी बताया गया है, हमें एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, डिस्कस किया गया है। अच्छा, एग्जांपल में यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एक उन्होंने एग्जांपल ले ली, यहाँ पर इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, यहाँ पर जिस प्रोसेस को हम कहेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल क्या लिया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कैन इंट्रोड्यूस the migration of impurities or other defects through the bulk of a solid। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर थोड़ा सा स्पीडली रीड आउट करूँगी, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, तो टाइम ज़्यादा ना लगे, तो मैं कंप्लीट भी इसको रीड आउट करना चाहती हूँ, स्पीडली रीड आउट करूँगी। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये लेक्चर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप लोगों ने यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं उसको, उनकी डेफिनेशन याद करनी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और कंसेप्ट को अपने क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बात की है, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इन्होंने समझाने की हमें कोशिश की है, जो जैसे कि एक बिजली की रवानी है, एक बिजली का बहाव आप कह लें, ठीक है, उसका जो मकसद होता है ठोस मकदार में, जो बहुत ज़्यादा आप कह लें, थोक के ज़रिए कह लें, ठीक है, निजात या दीगर नकाइस की जो हिज्जत को राग़िब कर सकता है, इस अमल को इलेक्ट्रोमुंतकिल कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोमाइग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं और अदर डिफेक्ट्स थ्रो द बल्क ऑफ द सॉल्ट, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द इलेक्ट्रोमाइग्रेशन। तो ये इलेक्ट्रोमाइग्रेशन कराएगा ये प्रोसेस। उसके बाद जो इसके ऐप होंगे, इसके ऐप की दो जो है, इन अ सिंपल इलेक्ट्रोमाइग्रेशन द फोर्स ऑफ द डिफेक्ट थ्रो टू हैव टू कंपोनेंट्स, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो इसका होता है इज द फोर्स क्रिएटेड द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द इफेक्टिव चार्ज ऑफ द डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड द ड्राइव्स करंट, एंड द सेकंड कॉम्प्लीमेंट द वाइंड फोर्स। तो यहाँ पर ये एग्जांपल जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, बाकी इसको याद नहीं करना है आपने, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे अब मैं आपको एक कह लें कि जैसे कि इसके पहले एक एग्जांपल उन्होंने दी, एक पहले उन्होंने कहा कि जो कुव्वत है, जो उसका ऐब है, वो मौसर भी होता है, और उसके ऊपर जो चार्ज लगता है इलेक्ट्रोड का, तो बिजली के जो फील्ड के मामीन 12 रास जो होते हैं उसके ज़रिए पैदा होती है, जो मौजूदा को चलाती है, ठीक है, मौजूदा जो प्रोसेस होता है उसको चलाती है। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा जूस है, उसका जैसे कि उसकी हवा की ताकत को कहा जाता है, ठीक है, उसको वाइंड फोर्स कहा गया है, ठीक है। उसके बाद वो कुव्वत है जो ऐप पर इलेक्ट्रॉनों के बिखरने की वजह से है, जो इलेक्ट्रॉन्स पर बिखर जाते हैं तो उसकी वजह से होता है। तो दी प्रीसीडिंग एग्जांपल इज एक्यूरेट इन टू वेज, जो यहाँ पर ये जो एग्जांपल दी गई है, जो पहले एग्जांपल दी गई है हमारी, वो दो तरीक़ों से दुरुस्त है। अब वो दो तरीक़ों से किस तरह से दुरुस्त है, इट इज़ स्टाइलिटिकली accurate in its process of use language, it is technically accurate, it is use of specialized terms or are based in the context of the technical discipline। तो ये किस तरह से अब यहाँ पर दुरुस्त की इसकी आ जाएगी, उन्होंने कहा है कि दो तरह से दुरुस्त है। तो ज़ुबान की जो ऐन मुताबिक इस्तेमाल में जो स्टाइल के अतबार से दुरुस्त, जो टेक्निकी इसकी इस्तेमाल में टेक्निकी तौर पर दुरुस्त है, वो इस्तिलाहात जैसे कि जिसके तौर पर इसकी खुसूसी इलेक्ट्रोमुंतकिली होती है, उसकी चार्ज होती है बिजली के मैदान में बिखरने में, ठीक है, जिनका मायने एक टेक्निकली डिसिप्लिन के तनाज़ुर की बुनियाद पर कर रहे हैं। उसके बाद बहुत काइंड्स आर एक्यूरेसी ऑफ फ्रेजिंग, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो जो दुरुस्तगी होती है, जो एक्यूरेसी आ जाती है, वो क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वाई इट इज़ इम्प्लीमेंट, व्हाट क्या, और वाई क्यों ज़रूरी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी आप लोग को डेफिनेशन लाजमी तौर पर आ जाती है या फिर एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है, स्टाइलिक एक्यूरेसी है और टेक्निकल एक्यूरेसी है, ये तीन इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। कल्टिवेट एक्यूरेसी इन योर राइटिंग एक्यूरेसी विच इज़ द केयरफुली कन्फर्मिंग टू ट्रूथ और फैक्ट हैज़ 3 मेन एक्सेप्ट्स। जो इसकी दुरुस्तगी की एक्यूरेसी की जो राइटिंग है, तो वो जो है वो सच्चाई हकीकत के मुताबिक मोहताद है। इसके जो है 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके पहलू कह सकते हैं आप, तो वो कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी आ जाएगी, जो कि डॉक्यूमेंट्स की दुरुस्तगी आ जाएगी। उसके बाद स्टाइलिक एक्यूरेसी आ जाएगी,
ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एक्यूरेसी आ जाएगी, जो टेक्निकली एक्यूरेट किया जाएगा उसको, तो वो क्या है। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, अच्छा अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। जो हमारा दस्तावेज़ आप कह सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो दुरुस्तगी है वो क्या आ जाएगी, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो ज़रूरी क्यों है। तो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी जो होती है वो क्यों ज़रूरी है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी तौर पे करनी है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन कह रही हूँ ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने डेफिनेशन लाजमी तौर पर याद कर लेनी है। अच्छा, document accuracy refers to the proper coverage of your topics in the appropriate detail. Often an accurate document need to force clearly on a problem. जैसे कि दस्तावेज़ की जो डॉक्यूमेंट की हमारी दुरुस्तगी है उससे मुराद मौजू भी होता है, ठीक है। उसके बाद तफसील आ जाएगी, उससे मौजू की जो तफसील होती है उससे आपकी जो अनावनात की मुनासिब रीच है। अक्सर दुरुस्त जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स को किसी मसले पर वाज़ेह तवज्जो देने की ज़रूरत होती है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको ज़रूरत होती है कि आप फोकस करें क्लियरली ऑन अ प्रॉब्लम, आप अपने प्रॉब्लम पर क्लियर करें उसको, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, आप फॉर एग्जांपल आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें मुकम्मल तौर पर एक्यूरेसी नहीं आई हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट को तवज्जो देने की, उस डॉक्यूमेंट को क्लियर करने की। तो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी इज़ अ जनरली कल्टिवेट बाय अ क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बाय अ preliminary outline. These writing tools help you focus your writing effort by reducing your data in a way that solves a theoretical or practical problem. तो जो डॉक्यूमेंट है, जो उसकी एक्यूरेसी आ जाएगी अब डॉक्यूमेंट की, तो जनरली आम तौर पर एक वाज़िया मसले की बयान करना है कि एक आप लोग का मसला आ गया है लेकिन उसको क्लियर बयान करना, ठीक है। उस स्टेटमेंट को क्लियर कर देना, सामने वाले को बता देना कि आप लोग की प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल आप लोग को इंग्लिश 201 नहीं आता, ठीक है, आप लोग के पास नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ी सी सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल नहीं आता, आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है किस तरह से आप अपना प्रॉब्लम क्लियर करें। आप किसी को शेयर करते हैं, आप अपनी किसी टीचर को कहते हैं, आप किसी सर को कहते हैं, किसी मैम को कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको क्लियर कर दें, आप क्लियरली उसको बताते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आप लोग की बात क्लियर नहीं हो रही है लेकिन आप उस डाटे को फोकस करें कि ये डॉक्यूमेंट जो है उसकी एक्यूरेसी कैसे होगी, उसकी जो है उसकी दुरुस्तगी किस तरह से होगी। तो जैसे कि आपकी जैसे दस्तावेज़ की जो दुरुस्तगी है आमतौर पे एक वाज़िया मसले की बयान और इब्तदाई खाका के ज़रिए काश्त की जाती है। ये तहरीरी टूल्स आपकी डाटा को इस तरह कम करके आपकी तहरीरी कोशिश को मरकूज़ करने में मदद करता है जिससे नज़रियाती या अमली मसला हल हो जाता है, ठीक है। जो कि नज़र आ रहा होता है आपका मसला, ठीक है, वो अमली मसला जो होता है आपका काम करने वाला मसला होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम तो होता है लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आप लोग का सॉल्व कर देता है, ठीक है। और इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी क्या होती है। डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी करना, जो प्रॉब्लम है आपकी उसको क्लियर करना, उसको वाजिया करना, आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करना कि आप लोग का प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ स्टाइलिक एक्यूरेसी एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारा यहाँ का दूसरा पॉइंट आ गया स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। व्हाट इज स्टाइलिक एक्यूरेसी, अब जो स्टाइलिक दुरुस्तगी है वो क्या है, ठीक है, और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और क्यों ज़रूरी है। स्टाइलिक एक्यूरेसी क्या चीज़ है, ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं स्टाइलिक एक्यूरेसी की। तो स्टाइलिक जो एक्यूरेसी आ जाएगी उसको हम पढ़ लेते हैं। स्टाइलिक एक्यूरेसी कंसर्न्स द केयरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग्स। जो हमारे यहाँ पर इसकी ज़ुबान है उसके मोहताज इस्तेमाल से मुतलिक है, ठीक है। एक्यूरेसी कंसर्न्स द केयरफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द मीनिंग्स। तो जो यहाँ पर आ जाएगा एक्यूरेट लैंग्वेज requires the careful use of the paragraph, sentence structure and word choice to describe and analyze topic effectively. As a writer, you gain command of accuracy by the studying the element. इसकी जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। स्टाइलिक एक्यूरेसी इज आल्सो मैटर ऑफ यूजिंग वर्ड्स प्रेसली। तो यहाँ पर हमने जस्ट इसकी
डेफिनेशन को करना है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़ुबान की जो मोहतात इस्तेमाल से मुतल्लिक है, ठीक है, वो दुरुस्त करना है लैंग्वेज को, वो स्टाइलिक दुरुस्तगी को कह सकते हैं आप। जो स्टाइल है उसका लैंग्वेज का, उसको दुरुस्त करना है। आप लोग की लैंग्वेज के जो स्टाइल है उसको दुरुस्त करना स्टाइलिक एक्यूरेसी कहलाता है। जैसे कि दुरुस्ती के मायने को ज़ाहिर करने के लिए ज़ुबान के लिए अपनी जो मौज़ूआत हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, उसको मौसर अंदाज में बयान करने और तजर्बे करने के लिए पैराग्राफ और जुमले की एक शक्ल ले लेना और उस लफ्ज़ को ऐसे अल्फाजों को इंतखाब करना, चूज़ करना जो कि मोहतात इस्तेमाल करना होता है। एक मुसन्निफ़ की हैसियत से आप तर्ज के अनासर से जो मुताला करते हैं, जो उसका आप कह लें स्टडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो आप कर रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके स्टाइल के, लर्निंग के, पढ़ने के, तो वो ड्राफ्टिंग हो सकता है, ठीक है, नज़रसानी हो सकता है, तरमीम हो सकता है, प्रूफ रीडिंग हो सकता है, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है, लागू करना है, सीख कर दुरुस्त हासिल करते हैं, ठीक है। और अल्फाज को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करने में भी स्टाइलिक दुरुस्ती की बात की है कि अल्फाज जो हैं आपके स्टाइलिक एक्यूरेसी इज़ आल्सो मैटर ऑफ यूजिंग वर्ड प्राइसली। जो आप लोग के अल्फाज होते हैं, लैंग्वेज के अल्फाज होते हैं, उसको भी दुरुस्त करना जो होता है वो स्टाइलिक एक्यूरेसी में आ जाता है, आप लोग के स्टाइल में आ जाता है कि आप लोग जो अपना स्टाइल चेंज करते हैं स्टडी कर करके, ठीक है, उसको ठीक करते हैं अपनी लैंग्वेज को, तो वो यहाँ पर एक्यूरेसी में चेंज आ जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा थर्ड पॉइंट जो एक्यूरेसी में आया, टेक्निकल एक्यूरेसी। तो व्हाट इज़ टेक्निकल एक्यूरेसी, तो हमारा टेक्निकल एक्यूरेसी क्या है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो ये टेक्निकल जो हमारी दुरुस्तगी है, एक्यूरेसी है, वो क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अब टेक्निकल यहाँ पर आ जाएगी तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। टेक्निकल एक्यूरेसी रिक्वायर्स स्टाइलिक एक्यूरेसी बट इट इज़ नॉट बेस्ड solely on it. The effective document is science and technology must be grounded in technically accurate understanding and the representation of the subject. तो आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन करनी है, बाकी मज़ीद भी आपको इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगी। टेक्निकल एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द राइटर conceptual mastery of the subject and its vocabulary as well on his her ability to analyze and shape data with a minimum of the distortion. In science and technology enormous creative energy is given to the mastering this technical aspects of subject depend। जो हमारी टेक्निकल दुरुस्तगी है उसके स्टाइलिक जो दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये इस पर मबनी नहीं है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में जो मुअस्सर करता है, जो उसको असरअंदाज कर देता है, तो जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको जो मौजू होता है, उसका जो टॉपिक होता है, वो टेक्निकली तौर पर दुरुस्त भी होता है, ठीक है, दुरुस्त तहफ़ीम और नुमाइंदगी की बुनियाद रखनी होती है। उसके बाद जब टेक्निकली दुरुस्ती का हमारा इन्हसार होता है, ठीक है, डिपेंड होते हैं हम, तो वो मुसन्निफ़ के मज़मून होते हैं, उसकी ज़ख़ीर अल्फाज की तख़ील और महारत पर है, नीज़ कम से कम तहरीफ के साथ इसके अतदाल शुमार का तजर्बा करने और इसे तश्कील करने की सलाहियत पर भी है। साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो मौजू है, उसका जो नशोनुमा होता है, ठीक है, उसका जो ग्रोथ होती है, तो उसकी जो टेक्निकली पहलू है उसको अबूर करने के लिए हर तख्लीफी तवानाई दी जाती है। तो टेक्निकली एक्यूरेसी ये होती है कि टेक्निकली आप उसको स्टाइलिक एक्यूरेसी बट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सॉली ऑन इट। तो ये आप टेक्निकली तरीके से यहाँ पर एक्यूरेसी करते हैं, लेकिन ये बेस नहीं होता है इस पर। तो हम यहाँ पर, तो ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इस पर मबनी नहीं है। स्टाइलिक दुरुस्ती की ज़रूरत होती है, जो टेक्निकली हमारी दुरुस्ती है उसमें स्टाइलिक दुरुस्ती की ज़रूरत होती है, लेकिन ये इस पर मबनी भी नहीं है, क्योंकि जो साइंस है वो टेक्नोलॉजी पर जो है वो मुअस्सर अंदाज करती है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अंडरस्टैंड करने पर, रिप्रेजेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने पर, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लैरिटी। यहाँ पर आपने क्लैरिटी की डेफिनेशन भी स्किप नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ क्लैरिटी एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो क्लैरिटी क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। क्लैरिटी का मतलब होता है वजाहत क्या है और ये क्यों अहम है। तो क्लैरिटी का मतलब वजाहत करना है, वजाहत करना किसी चीज़ को क्लियर कर देना, एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं। स्टार्ट फॉर क्लैरिटी इन योर राइटिंग। तो जैसे कि आपके जो है
अपनी जो आपकी राइटिंग है, आपने जो कुछ भी लिखा है, तो उसकी वजाहत के लिए आप मेहनत करें। क्लैरिटी विच रेफर्स टू ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ अ स्पेशल प्रॉब्लम इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल राइटिंग। जैसे कि आपकी जो वजाहत है, आपकी क्लैरिटी है, आप वजाहत कर रहे हैं जिसे समझने में आसानी हो, ठीक है। टेक्निकली और पेशा वराना जो तहरीर हो, आपकी एक ख़ास मसला हो, ठीक है। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, मैथमेटिकली डिटेल्ड एनालाइज complex schemes and make technical subjects hard to grasp even when prepared by skilled writers and read by expert readers। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हुनरमंद होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं लैंग्वेज पर, अपनी ज़ुबानों पर, जैसे मैथमेटिकली हो गया, ठीक है। वो मैथमेटिकली अपने तजर्बाजात से तफसील देते हैं, ठीक है, डिटेल देते हैं, और पेचीदा जो कॉम्प्लेक्स बातें होती हैं, ठीक है, उन पर नज़रियाती जो स्कीम्स होती हैं वो टेक्निकल मज़ामीन को समझना मुश्किल बना सकती हैं। यहाँ तक कि जब आप हुनरमंद जो मुसन्निफ़ीन की तैयार करें और माहिर कारिन के ज़रिए, माहिर जो आप रीडर्स होते हैं उसके ज़रिए, राइटर्स के ज़रिए, रीड बाय एक्सपर्ट रीडर्स, तो आप पढ़ने वालों के ज़रिए एक्सपर्ट हो जाएं। जैसे कि अब यहाँ पर दिया गया है, यू कैन इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ योर मटेरियल बाय सिक्योरिंग द फॉलोइंग। अब आप लोग अपना जो है अपना जो वजाहत करने में इजाफा जो कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, सिक्योरिंग किस तरह से कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग के MCQs बनकर आते हैं, शॉर्ट में भी आ जाता है। स्ट्रक्चर क्लैरिटी, अब स्ट्रक्चर क्लैरिटी क्या है, स्टाइलिक क्लैरिटी क्या है, और कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी क्या है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर क्लैरिटी एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रक्चर क्लैरिटी क्या है, जो उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो उसकी साख्त आ जाएगी, तो वो क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर at the level of the whole document you can promote structure clarity, thus making it easy for the reader to get the large picture, use abstracts and other forecasting strategies and such as introduction, but that state that the purpose and scope of the document। जैसे कि आपके एक साख्ती जो आप कह लें कि एक स्ट्रक्चरल है आपकी क्लैरिटी, ठीक है, आपकी स्ट्रक्चरल जो क्लैरिटी है, वजाहत है आपकी, तो वो पूरी जो डॉक्यूमेंट की सतह पर है, आपकी जो साख्ती वजाहत को फ़रोग़ दे सकती है। इस तरह जो आपके यहाँ पर रीडर्स हैं उसके लिए एक पिक्चर होती है, जो तस्वीर होती है, उसको हासिल करना आसान हो जाएगा। खुलासा ये होगा यहाँ पर कि दीगर पेश गोई करने की हिकमत अमली इस्तेमाल करें, जैसे कि तारुफ जो डॉक्यूमेंट्स का मकसद है वो दायरा कार बयान करते हैं। उसके बाद हाउ कैन यू प्रमोट स्ट्रक्चर क्लैरिटी, यहाँ पर आ जाएगा कि आप किस तरह से अपने जो प्रमोट कर सकते हैं स्ट्रक्चर क्लैरिटी को। तो टेबल ऑफ कंटेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इवन स्ट्रेटेजिक repetition also promotes structure clarity, graphs and tables, effective design and place help for the clarify information। जो जैसे कि अब यहाँ पर मसले के बयानात दिए गए हैं, उन्होंने मसले के बयान किया गया, ठीक है, और हत्ता कि एक स्ट्रेटेजिक तकरार भी की गई, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल क्लैरिटी को फ़रोग़ देते हैं, जो कि ग्राफ आ जाएगा उसमें और मेज़ें आ जाएंगी जो असरअंदाज हो रहे हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तरीके से जो डिज़ाइन और रखी गई हैं, तो तवज्जो मरकूज़ करने के लिए और मालूमात को वाज़ेह करने में मदद करती है। जो वजाहती जो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लैरिटी हो जाएगी, तो वो जो अनवनात होंगे, उसके जो मौजू होंगे, वो बार बार मज़मून के अनवनात जो कि हमारे यहाँ पर रीडर्स हैं उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, और बड़ी तस्वीर की तवज्जो में रखने में मदद करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लैरिटी यहाँ पर खिलाया जाएगा। और स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी यहाँ पर क्या होगा, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर आ जाती है पेपर में आपके। स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी इज़ अ प्रमोट बाय सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। जो आपकी स्टाइलिक जो है वो सादा और सीधी ज़ुबान के ज़रिए सादा और सीधे ज़ुबान के ज़रिए जो स्टाइलिस्टिक वजाहत को फ़रोग़ दिया जाता है। सिंप्लिसिटी इज़ अ लैंग्वेज इज़ ऑब्टेन्ड विद द डायरेक्टली worded sentence using the simple sentence and avoiding overloaded sentence and excessive normalization also contribute to clarity।
ज़ुबान में जो आपकी लैंग्वेज में जो सादगी और सीधे अल्फाज वाले जुमलों के साथ जो हासिल की जाती है वो आसान जुमले इस्तेमाल करना और ज़्यादा बोझ वाले जुमलों से परहेज़ करना होता है, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा मामूल पर लेना भी वाज़िया होने में मामून होता है। वर्ड चॉइस इज़ अ फैक्टर स्टाइलिक क्लैरिटी। यूज सिंपल लैंग्वेज वेयर एवर पॉसिबल इज द कॉन्ट्रैक्ट द एब्स्ट्रैक्ट हाईली स्पेशलाइज्ड टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि लफ्ज़ी इंतखाबात होते हैं हमारे, लफ्ज़ के जो वर्ड्स के चॉइस होती है हमारी, वो स्टाइलिक वजाहत को भी बयान करती है और साइंस और टेक्नोलॉजी की एक तजरीदी और इंतहाई माहिर शराइत का मुकाबला करने के लिए जहाँ भी मुमकिन हो आसान ज़ुबान इस्तेमाल करें। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके आप लोगों के लिए तो वहाँ पर आप आसान ज़ुबान इस्तेमाल करें, क्योंकि आसान ज़ुबान आप लोगों को दूसरे बंदे को समझने में आसानी होती है। तो ये लैंग्वेज स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी में कहलाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। व्हाट इज़ मेंट बाय द कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी क्या है, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी को सियाको सबाक कह सकते हैं कि सियाको सबाक की यहाँ पर वजाहत क्या आ जाएगी, तो उसकी वजाहत से क्या मुराद है। कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी इज विद द इम्पोर्टेंस authorization and the implication of your work are the made available also contributes to ease of understanding. Also work has a context in a user reader want to understand what the context your document is। जो सियाको सबाक है उसकी वजाहत में जिसमें आपके काम की अहमियत, इजाज़त और इसके मज़मरात जो दस्तयाब कर दिए गए हैं, इससे तहफ़ीम में आसानी में भी मदद मिलती है। तमाम कामों में एक सियाको सबाक ज़रूर होता है। जो भी आप काम करें उसका एक सियाको सबाक तो निकलता है, ठीक है। उसका एक कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी उसकी निकल आती है, ठीक है, एंड होता है उसका। और आपके जो यहाँ पर रीडर्स कह लें ये समझना चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जो सियाको सबाक है, उसका जो निचोड़ है वो क्या निकला। तो व्हाट प्रमोट्स यू टू राइट, जो आपको लिखने का इशारा क्या है, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं अपने लिखने में। तो व्हाट इज़ योर पर्पस, तो आप लोग का पर्पस क्या है। यहाँ पर पर्पस आप कह सकते हैं, मकसद कह सकते हैं, आप लोगों का मकसद क्या है। हुज प्रीसीडेड वर्क हैज़ द इन्फ्लुएंस्ड यूअर्स, तो आप लोग किसके पहले काम ने आपको मुतासिर किया कि आपके सामने ऐसा कौन सा काम आया था जिसको आपने मुतासिर होकर अपना वो काम स्टार्ट कर दिया है। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड द इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, तो आपके जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपके जो मसले हैं उसका तंजीमी और फ़िक्री तनाज़ुर क्या है। यू आंसर दोज क्वेश्चंस इन इंट्रोडक्शन इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इन योर सिचुएशन एंड विद योर रेफरेंस। तो यहाँ पर आपके इन सवालों का जो जवाब है उसका तारुफ और मसला बयानात में अपने हवालों और दीगर हवालों में देते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सियसनेस। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। व्हाट इज़ द कॉन्सियसनेस एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, तो ये क्या है और इसको क्यों ज़रूरी है। जो आपका इत्तफाक कह सकते हैं, इत्तफाक यहाँ पर क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। तो लर्न दी स्ट्रेटजीज कॉन्सियसनेस, इत्तफाक की जो हिकमत अमली जो हम सीखते हैं वो क्या आ जाएगा यहाँ पर। कॉन्सियसनेस हैज़ अ स्पेशल वैल्यू इस टेक्निकल फील्ड, जो टेक्निकली हमारे शोबे हैं, टेक्निकल हमारी फील्ड है, उसमें इत्तफाक राय की ख़ास कदर होती है। राइटर्स आर ऑफ्टन टेम्प्टेड टू इंक्लूड एवरीथिंग दैट कुड बी रेलिवेंट टू देयर सब्जेक्ट रेदर देन मेरली एवरीथिंग दैट इज़ रेलिवेंट द कम्युनिकेशन टास्क एट हैंड। जैसे कि अब आप कह सकते हैं कि जो मुसन्फ़ीन हैं हमारे, जो राइटर्स हैं हमारे, तो वो एक अक्सर ऐसी हर चीज़ को शामिल करने की आजमाइश होती है जो उनके मौजू से मुतल्लिक़ हो, उसकी बजाय वो महज हर वो चीज़ जो ख़ुद से मवासलाती काम से मुतल्लिक़ हो। उसके बाद कौन सा इस डॉक्यूमेंट्स इज़ द पीस ऑफ राइटिंग एंड कन्वेज ओनली द नीड मटेरियल। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ जस्ट इसकी डेफिनेशन ही करनी है, डेफिनेशन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ही पेपर में आती है। जस्ट मैं इसको मज़ीद इसलिए रीड आउट कर रही हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मज़ीद यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, जो एक यहाँ पर कॉन्साइज डॉक्यूमेंट होता है, जामिया आप कह सकते हैं, कोई इकट्ठा
जो डॉक्यूमेंट होता है उसको लिखने का एक जो टुकड़ा है जो सिर्फ मतलूबा मवाद तक पहुंचाता है। पूरी जो हमारी डॉक्यूमेंट होती है उसकी सतह पर जामियत की मदद ज़्यादातर तवज्जो और दस्तावेज़ात जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके दायरा कार को एक काबिल इंतज़ाम मसला और जवाब तक महदूद करने से हासिल होती है। वाज़ेह तौर पर जो हमारे तारुफ़ होती है, वाज़ेह तारुफ़ आप कह सकते हैं, उसकी तैयारी और तफसीली खाका तैयार करना दो हिकमत अमली है जो आपकी दस्तावेज़ात आपकी डॉक्यूमेंट्स की लंबाई और दायरा कार पर काबू पाते हैं। ऐसे मादों की निशानदही करें और इनको ख़त्म करें जो आपके दावों को हमायत के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसे हिस्सों की तलाश करें जिनमें ज़मीया शामिल हो, ठीक है, शामिल है जो आपके काम के लिए ताकतवर मददगार भी साबित हो, क्योंकि उन्होंने चीज़ों और अमल को पावरफुल ज़रूरी नहीं है। ग्राफिक्स जो हमारा होता है उसको बयान करने के लिए जो उसका खुलासा आप क्या कह सकते हैं कि बयान करने के लिए, ठीक है, रिश्तों का मुजाहरा करने के लिए ज़रूरी जो नसर है उसको कम कर दिया गया है। यहाँ पर बस यही डिस्कस यहाँ पर इन्होंने किया है। उसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर कॉन्साइज। तो आप अपनी दस्तावेज़ को मज़ीद जामे कैसे बनाते हैं। कॉन्साइज रिक्वायर्स केयरफुल रिवाइजिंग, बिकम द फेमिलियर विद स्ट्रेटजीज for reducing the wordiness, look for ways of cutting useless words, sentences and sections from the document। बिल्कुल इन्होंने एक दुरुस्त बात कही है कि जो इत्तफाक है आप लोगों से जो कॉन्साइज रिक्वायर्स होता है वो केयरफुली रिवाइजिंग होता है, हमारा एहतियात से नज़रसानी करना होता है, दोबारा से रिवाइज करना होता है, जो अल्फाज हैं उनको कम करने की हिकमत अमली से वाकिफ़ हों। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जो बेकार अल्फाज हैं, वर्डनेस हैं, ठीक है, और जुमले हैं और हिस्स हैं उसको काटने के तरीके तलाश करें। आप इसको छोटा करें, अपनी बात लंबी ना करें, आप बल्कि छोटी बात करें। जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबी बात है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आप परसों लाहौर गए, लाहौर से फिर यहाँ पर आए, रास्ते में रुके, खाना पीना खाया और सारा कुछ आप डिटेल के साथ बताते हैं, बट आप यूजलेस बातें निकाल दें। आप सीधी सी बात करें कि मैं कल लाहौर गया और मैं आज वापस आ गया, तो आपने शॉर्ट कर दिया, आपने यूजलेस बातें निकाल दी उसमें से कि आपने रास्ते में क्या किया, किससे मिले, किस तरह से वापस आए, क्या प्रोसीजर था, सब कुछ तो वो आप लोगों ने निकाल दिया। जस्ट सीधी बात की कि मुझे वहाँ पर काम था, मैं वापस आ गया। तो ये आप लोग का यहाँ पर कटिंग हो जाएगी आपकी इस तरह से यूजलेस वर्ड्स की। उसके बाद आ जाता है कोहिरेंस। कोहिरेंस क्या है, ये चौथा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पर। Look for ways to improve the coherence of your writing. Coherence is the quality of the hanging together of the providing the reader and easily following path। तो जैसे कि हमारा अपनी जो तहरीर है उसकी हम आहंगी जो होती है उसको बेहतर बनाने के तरीके तलाश करें। हम आहंगी को यानी कि कोहिरेंस को जो है हमारी वो एक साथ फांसी, जैसे कि हमारे रीडर्स हैं, राइटिंग वाले हैं, तो आसानी से पैरवी करने वाला रास्ता जो फराहम करने का म्यार है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ लेंगे मज़ीद इसकी। Writers promote coherence by making their material logically and stylistically consistent by organizing। ये आप लोग खुद भी फर्दर रीड आउट कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर एक शॉर्टली यहाँ पर इसकी लास्ट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पूरी जो हमारे डॉक्यूमेंट की सतह पर जो हम आहंगी होती है वो बड़ी तस्वीर फराहम करने में मदद करती है, जिसमें जो हमारे मुसन्निफ़ होते हैं उसके ज़रिए जो डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्सों में उसके दरमियान जो राब्ते वाज़ेह हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पर रीडर्स आ जाते हैं, राइटर्स आ जाते हैं, कारीन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो एक रोड मैप में दे ताकि वो आपके काम की मशूमात की तवक्को कर सकें। ख़ुलासा ये हो सकता है कि वाज़ेह अनुनात तारुफ़ मसला बयान तहरीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जोड़कर हम आगे को फ़रोग़ देते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ होता है डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इज़ डेवलप द कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर एन्यूमरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सेम्प्लिफिकेशन, कंप्रेशन, कंट्रास्ट, एनालिसिस, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये 6 जो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग के पेपर में लाजमी तौर पर आता है। तो यहाँ से आप लोग का MCQs भी बन कर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इन
6 की आप लोगों ने डेफिनेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, किसी भी सूरत आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये आप लोग के मिड टर्म में और फाइनल टर्म के एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ से ही आप लोग का एक क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। तो आप लोगों ने पूरा पूरा तो याद नहीं करना है, जस्ट इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ताकि आप लोग को याद रह जाए कि इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है। न्यूमरेशन जो है वो अब क्या है, यूज़ न्यूमरेशन इन द पैराग्राफ्स व्हेन यू वांट टू atomize or list a set of topics or a series of some kind. Numeration is a powerful way to establish a series of observation and to emphasize each element. जैसे कि आप एक गिनती को कह सकते हैं, ठीक है। न्यूमराइजेशन जब आप दी ऑटमाइजेड करना चाहते हो, जो आप यहाँ पर एटमाइज करना चाहते हैं, जो आपका अनुमान है, जो आपके टॉपिक्स हैं, उसके किसी ऐसे सेट या किसी किस्म की एक सीरीज़ की जो फुर्सत बनाना चाहते हो, तो वो पैराग्राफ में गिनती का इस्तेमाल करें। तो जो उसका पैराग्राफ बन गया है तो उसमें गिनती का इस्तेमाल लाजमी तौर पर हो जाए, उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि शुमारे मुशाहिदात का एक सिलसिला कायम करने और इस पर आंसर पर जोर देने का एक कवि तरीका है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ दिया, तो इफ़ योर क्लस्टर इज़ अंडर 200 mg, तो यहाँ पर समझाने के लिए उन्होंने, यानी कि शॉर्ट इसको मैं आपको समझा सकती हूँ। इसकी डेफिनेशन इस तरह से हम ले सकते हैं। एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोगों ने किसी को पैराग्राफ दिया। फॉर एग्जांपल, किसी की बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप यहाँ पर पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि उसका बीपी इस वजह से बढ़ा, इतना था, ये था। तो लेकिन आप लोगों ने जब उसको डिजिट में लिख दिया कि उसका जो बीपी था वो इतना था, तो डिजिट में आ गया, ठीक है, नंबरिंग में आ गया, तो यहाँ पर नंबराइजेशन आ जाएगी, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगी आपकी बात, क्योंकि वो नंबर में आ गया। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि क्लस्टर इस तरह था उसका, तो ये सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर उसने बताया कि इफ़ योर क्लस्टर इज़ अंडर 200 mg, तो अगर मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप लोग का कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 mg में रहे, तो वो मेंटेन भी हो जाएगा और आपकी लाइफ जो है हेल्दी भी हो जाएगी, लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगी। तो लो फैट जो हो जाएगा वो डाइट आ जाएगी उसमें, गेट रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारा कुछ आ जाएगा। उसने बताया कि आप लोग कोलेस्ट्रॉल किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग को उसने हाईलाइट कर दिया। तो नंबर को शो करना आपके जो पैराग्राफ में, तो वो एनुमरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर बस यही डिस्कस किया गया है। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पलीफिकेशन। एग्जाम्पलीफिकेशन क्या है? अब एग्जाम्पलीफिकेशन क्या चीज़ आ जाती है, मिसाल क्या आ जाती है। तो एग्जाम्पलीफिकेशन से आप किस तरह से याद कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको इसका शॉर्ट वे बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के जो स्पेलिंग होते हैं तो हम पूरा नहीं लिखते, हम लोग EX लिख लेते हैं, EX लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पलीफिकेशन की जगह पर आप लोग EX को याद कर सकते हैं, ताकि आप लोग को डेफिनेशन याद रह जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या थी और क्या बात हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो एग्जाम्पलीफिकेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ द एनी anecdotes or example to the bolster your arguments or whatever you are writing about. Use exemplification paragraphs to provide the instance that clarify your topic statement. अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी कहानियाँ हैं या मसाले हैं, उसको मसालों का इस्तेमाल होता है, या जिसके बारे में आप मिसाल से अपनी दलील या अपनी बात को, अपने आर्गूमेंट को तक़वियत देने के लिए लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे पैराग्राफ का इस्तेमाल करें जो आपके टॉपिक के जो बयान हो उसको वाज़ह कर दे, आपका जो टॉपिक है उसको क्लियर कर दे। आप एग्जांपल ही ऐसी दें सामने वाले को, जो आप टॉपिक सामने लेकर आए हैं किसी के, जैसे कि मैं इंग्लिश 201 लेकर आई हूँ आप लोग के सामने, कि मैं इसको पढ़ा रही हूँ और भी मैंने फर्दर अपने चैनल पर लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं। तो आप क्लियर कर दें अपने बात, अपने चैनल की बात आप क्लियर कर दें। आप, मैंने अगर किसी से बात करनी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे चैनल पर ये सब कुछ है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैंने ये कुछ पढ़ाया हुआ है और उसको किस तरह से पढ़ाया हुआ। तो मैंने अपने टॉपिक जो मैं लेकर आई आप लोग के सामने, मैंने उसको क्लियर कर दिया कि ये मैं टॉपिक लेकर आई और इस टॉपिक में मैंने ये बात की है और ये क्लियर कर दिया। उस एग्जाम्पल को, अपने पैराग्राफ को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक दी है एग्जाम्पल दी है कि आप लोग किस तरह से अपने पैराग्राफ में बात को क्लियर कर सकते हैं। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। तो जैसे कि फूड होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मादनियात और ग़िज़ाइयत के, याद नहीं करना ये आपने, जस्ट मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताना चाह रही हूँ इसको।
विटामिन्स और मादनियात ग़िज़ात के मियार को बेहतर बनाने के लिए इज़्ज़ा की जगह ले लीजिए आप, या ग़िज़ात को बेहतर बनाएं, या आम तौर पर मौजूदा जो ग़िज़ाई है वो इज़्ज़ा शामिल करें। ब्रेड, ठीक है, उसके बाद दालों को आम तौर पर कुछ ही विटामिन और आयरन से माला माल किया जाता है। मजबूती की आम मसालों में दूध में विटामिन डी, मार्जी में विटामिन ए, फलों में मशरूबात में विटामिन सी, ठीक है, कैल्शियम होते हैं, और नमक से नमक शामिल है। तो आप उसने अपनी बात क्लियर कर दी कि आप विटामिन क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसने कहा आप यहाँ पर उसने एक टॉपिक उठाया विटामिन का। विटामिन उसने कहा विटामिन एंड मिनरल्स, उसने कहा कि विटामिन और मिनरल आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, और आपके जो फल फ्रूट्स हैं, चीज़ें हैं, तो उसमें क्यों क्यों चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसने कहा आप विटामिन जो फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स हैं, कैल्शियम वगैरह इसमें जूस में आ जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी आता है आपके मिल्क में, विटामिन ए आ जाएगा आपके मार्जिन में। उन्होंने कहा ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं आपके खाने के लिए क्योंकि इसमें विटामिन हैं। तो विटामिन और मिनरल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ये चीज़ें खाएं। तो आपको सामने वही टॉपिक लेकर आया, उसने अपनी बात में उसने क्लियर कर दिया कि वो ये चीज़ क्यों लेकर आया। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्ट्रास्ट की तरफ, कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है और कॉन्ट्रास्ट क्या आ जाएगा, जो मौजूदाना और इसकी बरक्स जो बातें हैं तो वो यहाँ पर क्या आ जाएंगी। मज़ीद हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। यूज़ कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉन्ट्रास्ट और डेवलप अ टॉपिक बाय एग्जामिनिंग इट्स सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज टू अनदर थिंग प्रोसेस स्टेट। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे इसकी डेफिनेशन करनी है, कोई इसका इतना ज़्यादा याद नहीं करना है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जो जैसे आप किसी और चीज़ या अमल या हालत से ममासलत कर लेते हैं, या ममासलत की जांच करने के लिए आप किसी मौजू की तरक्की के लिए मुवाजना और इसके बरक्स इस्तेमाल करें, ठीक है। मुवाजना ममासलत बरक्स और इख्तलाफात पर जोर देता है। ये एक पैराग्राफ है जो मुवाजना और इसके बरक्स दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस भी होती हैं। तो इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल टू काइंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल केबल और कंपेयर। तो यहाँ पर आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद करनी हो और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो डिफरेंसेस तक यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की डेफिनेशन को। उसके बाद ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इन्होंने जस्ट एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वैसे ही दिया हुआ है। तो इसको अगर आप रीड आउट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मज़ीद जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसकी ये 6 डेफिनेशंस हैं, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। इन 6 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक टॉपिक हो गया है क्लियर। ओके, ठीक है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली। लास्ट हमारी यही डेफिनेशन बन रही थी, तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो यही हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो कंपैरिजन कंट्रास्ट की डेफिनेशन थी, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में लाजमी तौर पर आता है। उसके बाद इस तीनों की आप लोगों ने डेफिनेशन लाजमी तौर पर करनी है। आज के लेक्चर की स्ट्रक्चर क्लैरिटी एंड स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी एंड कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी, ये तीनों की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद कर लेनी है कि ये यहाँ पर क्या बातें डिस्कस की गई और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर चैनल इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।